लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियन ने बुद्धा लोटस हैंगर क्रिएट कर लिया और इसे क्रिएट करने के लिए उसके मास्टर ने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया, लेकिन उन्हें इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ी कि उनके पास खुद के लिए सरवाइव करने की भी पावर नहीं बची और वो गहरी नींद में चले गए। इसके बाद जियन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और वो आसमान से अपनी सबकॉन्शियस स्टेट के बाद गिर ही रहा था कि आइस एम्परर ने उसे संभाल लिया। उन्होंने उसे गिरने से बचाया और उसके बाद वो उसे मैनली स्टील मशीनरीज के पास ले आए, यानी कि उसके भाइयों की मशीनरी। उसके भाइयों की मशीनरीज में लोबो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कई सारे आदमियों के साथ खड़ा था। उसके पास एक केज में एक जंगली लीजर्ड भी थी। ये जंगली लीजर्ड किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। अब वही लोबो नाम का आदमी जियन के छोटे और बड़े भाई से कहता है कि मैं इस जानवर को बेचकर बहुत ज्यादा प्राइज हासिल करूंगा। ये देखकर उसके छोटे और बड़े भाई कोई खास रिएक्शन नहीं देते और इसके बाद वो रूम में आ जाते हैं जहाँ के जियन बीमार पड़ा है। वो जियन की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि जियन काफी टाइम से बेहोश था और अपनी मौत से लड़ रहा था। 5 दिन हो चुके थे मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हम जियन को बचाएं। अब ये दोनों जियन की इस हालत के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ लोबो उस लीजर्ड को केज से निकाल देता है। अब ये लीजर्ड हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अब इसके दोनों भाई यानी कि ज़ीली और ज़ीडिंग भी बाहर आ जाते हैं और ये दोनों लोबो की उस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। ज़ीली उस लीजर्ड से फाइट करना स्टार्ट कर देता है मगर वो लीजर्ड उसके काबू में भी नहीं आती। लीजर्ड ज़ीली को मारने ही वाली होती है कि लोबो आकर लीजर्ड को ही मार देता है और फिर हर तरफ अपनी शान दिखाता है कि देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल। ये हरकत जियन के दोनों भाइयों को पसंद नहीं आती। अब ज़ीली को तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका मन करता है कि वो अभी ही लोबो को जान से मार दे, लेकिन तभी उसका दूसरा भाई ज़ीलिंग आकर उसे शांत करता है और कहता है कि छोड़ो यार, इसको जाने दो, ये तो है ही पागल। वहाँ लोबो जब ये दोनों उसको इग्नोर करते हैं तो फिर से टोंट मारता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारा छोटा भाई इस वक्त बिस्तर में पड़ा है और मरने की हालत में। ऐसा लगता है कि वो तो कुछ दिनों का मेहमान, यानी कि वो इन दोनों को चिढ़ा रहा था। मगर ये दोनों इतने ज्यादा परेशान थे कि ये दोनों उसे फिर से इग्नोर कर दे। वहाँ जियन को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा है और वो एक सपना देख रहा है। सपने में वो देखता है कि उसका सामना एक डेविल से हुआ है। वो उस डेविल से जीत नहीं पा रहा और तभी वो डेविल उससे कहता है कि देखो मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम तो मुझे मार ही नहीं पाओ। अब सपने में ही जियन दोबारा से बुद्धा लोटस का यूज करता है, यानी कि वो बुद्धा लोटस हैंगर को क्रिएट करता है ताकि वो उस डेविल को मार सके। अब वो उस डेविल को मार देता है अपनी पावर का यूज करके, लेकिन जैसे ही वो डेविल मरता है उसके बाद वो देखता है कि वो डेविल नहीं था बल्कि उसके मास्टर थे, यानी कि सपने में उसने अपने मास्टर को मार दिया था अपनी पावर को बढ़ाने के बाद। इससे ये पता चल रहा था कि जियन अभी भी इसी गिल्ट में था कि उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपने मास्टर को मार दिया। अब जियन ये ख्वाब देख रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान था, अपने मास्टर को जाता हुआ देख रहा था और वो ये देख रहा था कि उसके मास्टर मर गए हैं। वो बहुत ज्यादा खुदगर्ज है, उसने अपनी एनर्जी यूज की सिर्फ इसलिए ताकि वो स्ट्रेंथ में आ जाए। इसी डिप्रेशन में वो ऐसा ही ख्वाब देख रहा था कि यकदम वो होश में आ जाता है। यहाँ जियन के भाई जब रूम में आते हैं तो वो जियन को होश में आया देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो उसे कहते हैं कि तुम आराम करो और अभी तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ आइस एम्परर भी आ जाते हैं और वो जियन की इस हालत को देखकर काफी परेशान थे। जियन आइस एम्परर से कहता है कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अब आपके लिए वो मेडिसिन बनाऊं जो कि आपने मुझे बनाने के लिए कही थी, लेकिन हाँ मैं आपको रेसिपी दे देता हूँ, आप वो इंग्रेडिएंट्स लें और इस रेसिपी के तहत अपनी मेडिसिन बना लें। वो उनसे कहता है कि मेरी सोल पावर अब इतनी कम है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आइस एम्परर ये देखकर दुखी तो होता है मगर फिर जियन से कहता है कि तुम अभी भी रिकवर हो सकते, मैं एक ऐसी मेडिसिन जानता हूँ कि जिसके इंग्रेडिएंट्स तुम्हें ढूंढने होंगे और उसके बाद उस मेडिसिन के साथ तुम ठीक हो सकते। वो जियन को बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें मेटल ऑक्शन हाउस के हेडक्वार्टर में जाना होगा और वो इंग्रेडिएंट्स जो कि इस मेडिसिन में लगेंगे वो तुम्हें वहाँ से मिल सकते हैं। अब जियन अपनी सोल पावर को बढ़ाना चाहता था ताकि वो अपने मास्टर को वापस जिंदा कर सके। उसे अपनी तो कोई टेंशन नहीं थी मगर अपने मास्टर के लिए वो इस काम के लिए रेडी हो जाता है। अब वो काफी एक्साइटेड था और आइस एम्परर से फौरन जाने का कहता है मगर आइस एम्परर कहते हैं कि अभी तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, हम कुछ देर के बाद जाएंगे। अब जब आइस एम्परर बाहर आते हैं तो ज़ीली और ज़ीडिंग आइस एम्परर से बात करते हैं और उसे लोबो के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि हम लोबो की वजह से काफी परेशान है, वो जियन को भी नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए अभी आप किसी को भी मत बताना कि जियन दोबारा से ठीक हो गया है। ये सुनकर आइस एम्परर उनसे कहते हैं
कि तुम परेशान मत हो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। यहाँ जियन को कमरे में बैठा दिखाया जाता है जिसके पास क्वीन मेडुसा का स्नेक है। एक्चुअली में इस स्नेक में क्वीन मेडुसा ही है, मगर वो ये भूल गई है कि वो क्वीन मेडुसा है। वो खुद को एक स्नेक ही समझ रही है। अब जियन, जिसकी बॉडी काफी घायल थी, वो अपनी बॉडी को ठीक करना चाहता था, अपनी पावर को दोबारा से क्रिएट करना चाहता था। इसलिए वो एक ग्रीन पिल का यूज करता है, लेकिन इस ग्रीन पिल से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा होती है। अब अपने अंदर से इस एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालने के लिए वो उस स्नेक को पकड़ता है जिसमें कि क्वीन मेडुसा है। अब जियन अपनी फिंगर को स्नेक के मुंह में डालता है ताकि अपने अंदर से निकलने वाली एक्स्ट्रा एनर्जी को उस स्नेक में डाला जा सके। इस स्नेक को ये एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उसे सक करता चाहता है। वो उसे खाता रहता है और तभी दिखाया जाता है कि वो स्नेक क्वीन मेडुसा में कन्वर्ट हो गया है। दूसरी तरफ हमें नायान को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लैन में मौजूद थी। ये काफी बड़ी हो गई थी और ये वही थी जो कि मोशोंग के क्लैन में मौजूद थी और इसके सामने जियन ने मोशोंग की सारी सच्चाई बता दी थी। इसके बाद हमें नायान की लीडर दिखाए जाते हैं। जी हाँ, नायान की लीडर यूजी थी जो कि जियन को पसंद करती थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अब यूजी नायान से पूछती है कि वो अनजान इंसान जिसने कि मोशोंग की हकीकत बताई थी वो कौन था। नायान कहती है कि मैं उसे पहचान नहीं पाई, उसके फेस पे मास्क था, तो मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकती। वहाँ दूसरी तरफ जियन को दिखाया जाता है जिसकी गोद में मेडुसा थी और वो और ज्यादा उसकी पावर्स को खींचती चली जा रही थी। लेकिन तभी जियन उसको पीछे करता है और कहता है, अगर तुमने मेरी पावर्स को लेने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेडुसा उसकी बातों से डरती नहीं। वो सोचती है, देखो मुझे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पर जियन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और मेडुसा को भी जियन पर काफी गुस्सा था क्योंकि जियन की वजह से उसके टेम्पल का बुरा हाल हो गया था। इस वक्त मेडुसा फुल स्ट्रेंथ में नहीं थी, इसलिए वो जियन से कहती है कि जब मैं फुल स्ट्रेंथ में आऊंगी तो तुम्हें मार डालूंगी। तभी ग्रीन लोटस का इफेक्ट खत्म हो जाता है और वो फिर से स्नेक बन जाती है और सब कुछ भूल जाती है। यहाँ लोबो के आदमियों को दिखाया जाता है जो कि जियन के भाइयों का मजाक बना रहे थे। इस पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी वहाँ लोबो भी आ जाता है। अब इन सब के दरमियान एक फाइट सा एनवायरनमेंट बन जाता है और ये सब एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब लोबो जियन के भाइयों पर अटैक कर देता है। वो उसे हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि लोबो काफी पावरफुल था। तभी वहाँ जियन भी आ जाता है और वो अपने भाई को बचा लेता है। अब जियन लोबो पर अटैक करने की फुल फॉर्म में आ जाता है, मगर लोबो इतना वीक नहीं था, उसमें काफी ज्यादा पावर थी और उसे हराना जियन के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। अब जियन फिर से बुद्धा लोटस एंगर का यूज करने लगता है। वहाँ खड़े आइस एम्परर भी डर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि पिछली दफा भी जब उसने बुद्धा लोटस एंगर का किया था तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से उसकी हालत आज ऐसी है। वो उसे रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, मगर जियन अपने भाई को बचाने के लिए फिर से उसका यूज करता है, मगर इस बार वो उसे कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहता है और इसके बाद वो लोबो को बुरी तरह से हरा देता है। अब वो लोबो को जान से मारने ही वाला था कि फौरन से उसका भाई उसे रोक देता है और वो उससे कहता है, हमारे क्लैन के अपने रूल्स हैं और हम अपने रूल्स के हिसाब से इसे सजा देंगे, इसे जान से मारने की जरूरत नहीं है। फिर जियन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियन डिप्रेस्ड स्टेयर्स पे बैठा है। उसे अपने मास्टर की बहुत याद आ रही थी और वो बहुत ज्यादा गिल्ट में था। तभी वहाँ आइस एम्परर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। जियन उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता, हमें मिल्टन ऑक्शन में जाना है ताकि हम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लें। मुझे अपने मास्टर को जगाना है, मैं उन्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ और मुझे बहुत गिल्ट है कि आज वो मेरी वजह से गहरी नींद में है। इसके बाद जियन के भाई भी उसके पास आते हैं और उसे डिप्रेस देखते हैं। वो उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाते हैं। काफी पुरानी बातें करने के बाद जियन को अपना मूड काफी रिफ्रेश लगता है। दूसरी तरफ हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि नियन को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रही है। नियन काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रही है, मगर यूजी उसे ट्रेनिंग देते हुए भी जियन ही के बारे में सोच रही है क्योंकि वो जियन को पसंद करने लगी है। यहाँ नियन यूजी से पूछती है कि आप काफी परेशान लग रही हैं, किस बारे में सोच रही हैं? तो यूजी कहती है, नहीं मैं किसी बारे में भी नहीं सोच। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे 3 साल के एग्रीमेंट के बारे में सोच रही हूँ कि काफी टाइम के बाद तुम्हारा वो एग्रीमेंट है और तुम वो जीतोगी या नहीं जीतोगी, मुझे उसकी परवाह है। नियन कहती है कि हाँ, मुझे भी उस एग्रीमेंट की परवाह है, लेकिन कल मेरे फादर का लेटर आया था। एक्चुअली में मेरे ग्रैंडपा की बॉडी में पॉइजन चली गई थी जो अभी तक बॉडी से नहीं निकली और उनकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो बताती है कि जब मैंने
मैंने जियान फैमिली से अपनी मैरिज तोड़ दी थी, तब गुस्से में आकर मेरे ग्रैंडपा ने पॉइजन को खा लिया था और उसके बाद से अब तक उनकी हालत ठीक नहीं हुई और वो उनकी इस हालत के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है। अब यूजी नायान से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को गूहे से मिलवाऊंगी। गूहे एक क्लैन का हेड है जो कि एल्केमिस्ट है और उसके पास हर किस्म की बीमारी का इलाज है। वो तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन बना के देगा जिससे तुम्हारे ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने भाइयों को अलविदा कह रहा था क्योंकि अब उसे मिल्टन हाउस के हेडक्वार्टर में जाना था ताकि वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को हासिल करके एक ऐसी मेडिसिन बना सके जिससे उसकी पावर वापस से बहाल हो जाए और उसका मेन पर्पस ये था कि वो अपने मास्टर को जगा सके। अब ये दोनों एरोप्लेन की सवारी करके रॉक सिटी में पहुंचते हैं जहां पहले तो बच्चे उनका वेलकम करते हैं और वो सब उनको काफी इज्जत देते हैं क्योंकि उन्होंने भी जियान के बारे में सुन रखा था क्योंकि जियान इतनी सी उम्र में वो पहला लड़का था जो कि एल्केमिस्ट रैंक 2 पर पहुंच गया था। तभी हमें जी जूनियर को दिखाया जाता है। आपको बताया जाए कि जी जूनियर वही लड़की है जिसे कि जियान अपनी सिस्टर समझता था, लेकिन हकीकत में वो उसकी सिस्टर नहीं है। जी जूनियर ने एक आदमी को हायर कर रखा है जो कि उसे जियान की सारी खबरें देता है। हकीकत में जी जूनियर जियान को लाइक करती है और इसीलिए वो उसकी हर खबर मंगवाती है। अब उसका हायर किया गया ये आदमी जी जूनियर को जियान की सारी बातें बताता है। वो उसे यूजी के बारे में भी बताता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जियान और यूजी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, उसे डाउट है और वो अपना ये डाउट जी जूनियर के सामने भी रखता है। इसके बाद जी जूनियर काफी जेलस फील करती है और उसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हमें हेडक्वार्टर में जियान को दिखाया जाता है जिसे कि गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे। वो उसे कहते हैं कि इसके लिए तुम्हारे पास एक इन्विटेशन कार्ड होना चाहिए, मगर जियान कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है। तभी वहाँ के इंचार्ज का पोता आता है जिसका नाम है मिस्टर ली। वो आकर जियान से कहता है कि तुम्हारा बजट कितना है। अब जियान उसे अपना बजट बताता है, लेकिन इसे सुनने के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब जियान उससे पूछता है कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक इसलिए बना रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतना थोड़ा सा बजट है, इसके साथ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब जब जियान देखता है कि वो उसका इतना मजाक बना रहा है तो जियान उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ याफी आ जाती है और माहौल फिर से ठीक हो जाता है। जियान और याफी एक दूसरे को जानते थे और ये देखकर मिस्टर ली काफी जेलस फील करता है। अब जियान याफी से कहता है कि मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब याफी जियान का हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाती है, जिसे देखकर मिस्टर ली और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। वो पीछे से कुछ ऐसी बातें करता है जो कि जियान और याफी को पसंद नहीं आती। अब पहले तो वो दोनों इन बातों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो मिस्टर ली पर अटैक कर देता है। अब मिस्टर ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर याफी हंसने लगती है। मिस्टर ली तो गुस्से में लाल पीला हो रहा था, मगर वो जियान से जीत नहीं पाएगा, इस बात का उसे अंदाजा हो गया था। यहाँ याफी जब जियान को कमरे में ले आती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। अब जियान उसे कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सब कुछ यहाँ झील कैसे रही हो। मिस्टर ली तुमसे इतनी बदतमीजी कर रहा था और पहले भी जरूर करता होगा, तो ये तुम कैसे बर्दाश्त करती हो। तो वो बताती है कि एक्चुअली में मिस्टर ली यहाँ के इंचार्ज का पोता है। उसी के दम पे वो उछलता रहता है और गलत काम करता है, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि वो यहाँ के इंचार्ज का पोता है और मैं इग्नोर भी कर देती हूँ। अब जियान समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा। अब वो याफी से कहता है कि तुम जितना इग्नोर करोगी वो उतना ही बुरा काम करेगा, इसलिए तुम्हें उसे रोकना होगा। याफी कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए। अब जियान समझ जाता है कि याफी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, तो वो भी काम की बात में आता है। जियान उसे बताता है कि वो साउल पावर को रिस्टोर करने का सामान लेना चाहता है। अब याफी उसे कहती है कि ये सामान तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये तो बहुत कम पाया जाता है। तभी वहाँ आइस एम्परर आते हैं और वो याफी से कहते हैं कि अगर ये सामान यहाँ पे नहीं है तो हमें यही बता दो कि ये हमें कहाँ से मिलेगा। याफी कहती है कि इसके लिए मुझे मिल्टन ऑक्शन के रिकॉर्ड्स को चेक करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमें ये सामान कहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद आइस एम्परर उसे और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो नहीं तो हमें यही दे। अब याफी कहती है कि ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, मगर ये और भी ज्यादा महंगा है और इसकी कीमत 1 मिलियन गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा है। इस पर आइस एम्परर उसे अपना पर्पल गोल्ड कार्ड दिखाते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर याफी काफी हैरान हो जाती है और जान जाती है कि इनके पास तो काफी ज्यादा पैसे। अब उनसे कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी से ये सामान मंगवा देती। अब याफी आइस एम्परर से ये कह रही होती है कि क्योंकि आपके पास पर्पल गोल्ड कार्ड है इसलिए आपको 30% डिस्काउंट मिले। लेकिन तभी वहाँ पे जब मिस्टर ली आते हैं तो वो आकर कहता है कि आप जो सामान मांग रहे हैं वो तो हमने
पहले ही किसी और को देने का वादा कर लिया है। याफी कहती है कि रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो किसी को भी ये सामान देने का वादा नहीं किया और आप इनके साथ पंगा क्यों ले रहे हैं? ये हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं और हमें इनसे बहुत ज्यादा फायदा हो सकेगा। तभी वहाँ मिस्टर ली के साथ एल्डर ली भी आए होते हैं जो कि वहाँ के इंचार्ज हैं। अब मिस्टर ली जियान की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यही है, इसने मेरे पे अटैक किया था और याफी ने इसका साथ दिया था। ये सुनकर मिस्टर एल्डर कहते हैं कि अगली बार जब हम मीटिंग बिठाएंगे तो याफी तुम्हें तो हम यहाँ से निकाल देंगे। अब एल्डर ली की ये बात सुन के आइस एम्परर को काफी गुस्सा आता है और फिर जब एल्डर ली आइस एम्परर को देखता है तो वो ये समझ जाता है कि आइस एम्परर कितने पावरफुल हैं और अगर वो इनसे पंगा लेगा तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब तक उसने काफी ज्यादा बदतमीजी कर ली थी और आइस एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो आइस एम्परर खामोशी से मिस्टर एल्डर पर ऐसा अटैक करते हैं कि वो जान जाता है कि ये तो दो होंग लेवल के हैं। अब जल्दी से वो सामान लेकर आइस एम्परर के सामने खुद ही ले आता है। ये सामान देने के बाद वो डर कर वहाँ से चला जाता है। अब फिर याफी वहाँ पे आती है और आइस एम्परर से कहती है कि हमें मालूम पड़ा है कि आपका 2 होंग लेवल है और इसकी बेस पे अब आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये दोनों ये सुनकर काफी खुश होते हैं और तभी वहाँ एक लड़की आती है जो याफी से कहती है कि नियन आपसे मिलने आई। अब जब जियान ये बात सुनता है तो उसके कान भी खड़े हो जाते हैं और वो ये जानना चाहता था कि नियन यहाँ पे क्यों आई है। और हाँ, उसके दिल में गुस्से की आग तो भड़क ही रही थी। लेकिन अब आगे क्या होता है ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड।